हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की रैपिड रिवीजन सीरीज़। इस गायनेकोलॉजी की रैपिड रिवीजन सीरीज़ हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर अपलोड कर रखी है। इस लेक्चर में हम ऑब्स्टेट्रिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्त्री विशेषता शारीर विज्ञान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। NCISM के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें हम सीक्वेंस वाइज इस लेक्चर में कंप्लीट अप करेंगे। ओके, तो ये हमारा NCISM का सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रसूति तंत्र की निरुक्ति एवं परिभाषा, अर्थात जिसमें प्रसव का विस्तृत वर्णन हो उसे प्रसूति तंत्र कहा जाता है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, ठीक है। स्त्री रोग में हम पढ़ते हैं स्त्री से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं, रोग होते हैं, उनके बारे में हम स्त्री रोग के अंतर्गत पढ़ते हैं। और प्रसूति तंत्र में हम पढ़ते हैं प्रसव से रिलेटेड चीज़ें, मतलब बेबी की डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो हम प्रसूति तंत्र में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें प्रसव का विस्तृत वर्णन हो, मतलब जिसमें बेबी की डिलीवरी से रिलेटेड जो वर्णन मिलता है उसको हम कहते हैं प्रसूति तंत्र, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मॉडर्न में ऑब्स्टेट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है मेडिसिन की, ठीक है, दैट फोकसेस ऑन द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें हम प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करने के बारे में पढ़ते हैं, चाइल्ड बर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पोस्टपार्टम रिकवरी मतलब आफ्टर डिलीवरी जो मदर है उसकी किस तरीके से केयर करनी है। इट कवर्स द प्रीनेटल केयर, डिलीवरी मेथड्स, पोस्टनेटल हेल्थ फॉर बोथ मदर एंड देयर न्यूबॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं मदर की, न्यूबॉर्न की, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्त्री शब्द की निरुक्ति क्या होती है। तो स्ते धातु में दृढ़ एवं डीप प्रत्यय लगाने से स्त्री शब्द बना हुआ है, ठीक है। स्ते का अर्थ होता है ढेर या पुंज के रूप में एकत्रित करना या किया जाना। किसी भी चीज़ को एकत्रित करने का अर्थ क्या होता है? स्ते, ठीक है। तो इसी शब्द से जो है स्त्री शब्द बना है। जब हम स्ते धातु में दृढ़ या डीप प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे बनता है स्त्री शब्द, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पर जो स्ते है इसका मतलब होता है पुंज, मतलब ग्रुप, किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, उसका मतलब होता है स्ते। नेक्स्ट हम देखते हैं स्त्री की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ स्त्री, जिसमें गर्भ का आधान हो या जो गर्भ का धारण करे उसे हम स्त्री कहते हैं। मतलब जो गर्भ का धारण कर सकती है उसे हम स्त्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्त्री के पर्याय क्या होते हैं, ठीक है। तो स्त्री के पर्याय होते हैं योषित, अबला, योशी, नारी, सीमंतिनी, वधु, प्रतिपदर्शिनी, वामा, वनिता तथा महिला। ये सारे जो होते हैं स्त्री के पर्याय होते हैं। ये सभी स्त्री के पर्याय बताए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वयोभेद से स्त्री संज्ञा किस तरीके से जो है उसको हम एलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य हारित ने स्त्री के वय विभाजन में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहली है बाला जो 5 वर्ष तक होती है, मुग्धा जो 5 + 6 मतलब 11 वर्ष तक की जो स्त्री होती है उसे हम मुग्धा कहते हैं। प्रौढ़ा हम कहते हैं 20 वर्ष तक की स्त्री को, और प्रगल्भा कहते हैं हम 33 वर्ष तक की स्त्री को, ठीक है। तो इस तरीके से हारित ने स्त्री के वय विभाजन में 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। फिर स्त्री के जीवन की उत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो 24 वर्ष से 37 वर्ष तक स्त्री पूर्ण वय उत्तम अवस्था उत्तम वय वाली होती है, ठीक है। तो 24 ईयर्स से 37 ईयर्स तक की जो स्त्री होती है वो पूर्ण वय वाली होती है और उत्तम अवस्था वाली होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आचार्य भाव मिश्र द्वारा स्त्री वय के 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। इस प्रकार आचार्य भाव मिश्र ने सभी स्त्री वय के 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं, जिसमें कि इनकी जो अकॉर्डिंग टू भाव मिश्र जो स्त्री वय की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे कि बाला 16 वर्ष की, ठीक है, तरुणी 32 वर्ष की, और फिर अधिरूणा मतलब 50 वर्ष तक की स्त्री, और फिर वृद्धा मतलब 50 वर्ष से अधिक आयु। तो इस तरीके से जो है भाव मिश्र, जो आचार्य भाव मिश्र थे, उन्होंने स्त्री वय का विभाजन किया है, ठीक है।
आचार्य पराशर ने मुख्यतः बाल्यावस्था का विभाजन बताया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 10 साल तक की उम्र की जो स्त्री होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वय का विभाजन किया है। वय का मतलब होता है एज। ठीक है, तो एज रिलेटेड इन्होंने अवस्थाएं बताई हुई है एज से रिलेट करके। तो यहाँ पर हम वही देख रहे थे। तो आचार्य पराशर जो थे उन्होंने बाल्य अवस्था के अकॉर्डिंग जो है वय का विभाजन किया हुआ है। सबसे पहले आता है गौरी 8 वर्ष तक, रोहिणी 9 वर्ष तक, कन्या 10 वर्ष तक और रजस्वला 10 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने आचार्य पराशर ने वय का विभाजन किया हुआ है। रजोमती स्त्री का वय मतलब जो रजोमती स्त्री होती है, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तो वो कौन सी एज में स्टार्ट होना चाहिए, तो वो हम पढ़ लेते हैं। 12 वर्ष से 50 वर्ष तक स्त्री रजोमती कही जाती है। ठीक है, मतलब 12 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में ही स्त्री जो है वो रजोमती स्त्री कही जाती है। इस समय रज संज्ञक स्त्री योनि में प्रवर्तित होता है। इस समय क्या होता है कि जो ओवम है वो स्त्री की योनि में प्रवर्तित रहता है। ठीक है, फिर आचार्य वाग्भट ने बताया है कि स्त्री में 12 वर्ष के पूर्व एवं 50 वर्ष की आयु के पश्चात रज स्तन्य आदि नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने बताया है कि स्त्री में 12 वर्ष के पहले और 50 वर्ष की आयु के बाद रज मतलब जो हमने देखा है ओवम कहते हैं हम, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, और स्तन्य मतलब ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें 50 वर्ष के बाद और 12 वर्ष के पहले जो है स्त्री में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आचार्य वाग्भट ने बताया है कि स्त्री में 12 वर्ष के पूर्व एवं 50 वर्ष की आयु के पश्चात रज स्तन्य आदि नहीं मिलते हैं। ठीक है, आचार्य भाव मिश्र ने सुश्रुतनुसार ही रजस्वला स्त्री का वय 12 से 50 वर्ष माना है। तो इन्होंने भी सेम ही माना है, 12 से 50 वर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है गर्भाधान के योग्य वय मतलब रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है। तो पुरुष में 25 वर्ष जो होती है वो गर्भाधान मतलब रिप्रोडक्टिव एज होती है और स्त्री में 16 वर्ष होती है। ठीक है, फिर वाग्भट के मत अनुसार 16 वर्ष जो होती है स्त्री की रिप्रोडक्टिव एज होती है और पुरुष की 20 वर्ष होती है। इसी प्रकार 16 वर्ष के पश्चात स्त्री जो है वो गर्भाधान योग्य हो जाती है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज होती है तो वो बेबी को कंसीव कर सकती है स्त्री आफ्टर 16 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का त्रयाव्रता योनि। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं। पुरुष में कुल 9 बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं और स्त्रियों में योनि भी एक बहिर्मुख स्त्रोतस होती है जो रक्त को नीचे की ओर वहन करती है। स्त्रियों में 3 अधिक स्त्रोतस होते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पुरुषों में कुल 9 बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं और स्त्रियों में 3 अधिक स्त्रोतस होते हैं, मतलब स्त्रियों में कुल 11 बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अधिक स्त्रोतस कौन से होते हैं, एक रक्तज रज को नीचे की ओर वहन करने वाला, ठीक है, और 2 स्तन होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 3 स्रोतस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार 2 स्तन एवं एक रक्तपथ कुल 3 अधिक स्रोतस जो हैं स्त्रियों में पाए जाते हैं। आचार्य भाव मिश्र के अनुसार 2 स्तन और एक गर्भवर्म। तो यहाँ पर आचार्य वाग्भट के अनुसार और आचार्य भाव मिश्र के अनुसार यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं योनि की आकृति क्या होती है, मतलब जो वेजाइना होता है उसका शेप क्या बताया हुआ है आचार्यों ने। योनि शंख नाभि के आकार की होती है। ठीक है, इसमें 3 आवर्त होते हैं, इसके तीसरे आवर्त जो पित्ताशय और प्रक्वाशय के बीच में होता है। जो योनि का तीसरा आवर्त होता है वो पित्ताशय और प्रक्वाशय के बीच में होता है, जिसे हम गर्भशैया कहते हैं या फिर हम उसे गर्भाशय भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गर्भशैया या गर्भाशय क्या होता है। सबसे पहले हम गर्भाशय के पर्याय देख लेते हैं। कुक्षी, विपुल, स्त्रोत और धरा, ये सारे जो होते हैं गर्भाशय के पर्याय होते हैं। और फिर पुरुष में 7 आशय एवं स्त्रियों में इसके अतिरिक्त 8वां आशय जो होता है वो गर्भाशय होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि त्रयाव्रता योनि में हमने देखा था कि पुरुष में 9 बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं और स्त्रियों में 11 बहिर्मुख स्त्रोतस होते हैं। और ये इसमें स्त्रियों में 3 अधिक स्त्रोतस प्रेजेंट होते हैं, 2 स्तन और एक रज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रक्तपथ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पुरुष होते हैं उनमें 7 आशय होते हैं और स्त्रियों में एक 8वां आशय होता है जिसे हम कहते हैं गर्भाशय। अष्टांग हृदय ने कोष्टांगों के अंतर्गत डिंब का वर्णन किया है, जिसे टीकाकार अरुण दत्त ने रक्त एवं मांस के प्रसाद भाग से निर्मित एवं आंत्र संभव कहा है।
तो अष्टांग हृदय ने क्या कोष्ठांगों के अंतर्गत एक डिंब कोष्ठांग का भी वर्णन किया है, जैसे टीकाकार अरुण दत्त जो थे उन्होंने रक्त एवं मांस के प्रसाद भाग से बना हुआ माना है। नेक्स्ट है गर्भाशय की आकृति रोहित मत्स्य मुख सदृश होती है। मतलब गर्भाशय का जो शेप होता है वो रोहित मत्स्य के मुख के समान दिखने को मिलता है। और गर्भाशय का स्थान होता है शंख नाम्याकृति योनि के तीसरे आवर्त में पित्ताशय एवं पक्वाशय के मध्य वस्ती के पार्श्व में। तो इसका मतलब क्या है कि जो योनि होती है वो शंख नाभि आकृति की होती है, और जो योनि का तीसरा आवर्त होता है वो पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में प्रेजेंट होता है। और जो वस्ती होती है मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूट्रस के आगे साइड प्रेजेंट होता है। पार्श्व का मतलब होता है यूट्रस के आगे, मतलब जो तीसरा आवर्त होता है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं उसके आगे साइड वस्ती प्रेजेंट होती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गर्भाशय को अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो गर्भाशय का मतलब होता है यूट्रस और वस्ती का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री विशिष्ट मर्म। वक्ष मर्म के अंतर्गत स्तनों में स्थित स्तन्य रोहित और स्तन्य मूल दोनों में दो दो अर्थात 4 मर्म का वर्णन किया हुआ है। तो स्त्रियों में 4 एक्स्ट्रा मर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताए हुए हैं स्तन्य रोहित और स्तन मूल, अर्थात 4 मर्मों का विशिष्ट वर्णन किया हुआ है। तो स्तन रोहित के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका स्थान होता है स्तन के 2 अंगुल ऊपर ये होता है, इसकी संख्या में ये 2 होता है। प्रकार देखें तो ये कालांतर प्राणहर मांसमर्म होता है, अर्ध अंगुली इसका प्रमाण होता है, और आघात लगने पर क्या होता है रक्तपूर्ण कोष्ठता होती है और श्वासकाश से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर स्तन्य मूल के बारे में पढ़ लें अगर हम, तो इसका स्थान होता है स्तन के 2 अंगुल नीचे। ठीक है, और इसकी संख्या भी 2 होती है। प्रकार इसमें कालांतर प्राणहर सिरामर्म होता है। तो जो स्तन्य रोहित होता है वो मांसमर्म होता है और ये सिरामर्म होता है स्तनमूल। तो उसके बाद इसका प्रमाण 1 अंगुल होता है। आघात होने पर लक्षण, तो इसमें कफपूर्ण कोष्ठता मतलब श्वासकाश से, इसमें भी श्वासकाश से ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। स्त्री में जो विशिष्ट मर्म प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं, स्तन्य रोहित और स्तनमूल, और ये संख्या में 2 2 होते हैं। तो कुल टोटल स्त्रियों में 4 मर्म जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री विशिष्ट पेशियाँ, फीमेल स्पेसिफिक मसल्स। फीमेल में कुछ स्पेसिफिक मसल्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कुल 500 पेशियों का वर्णन पुरुष शरीर में किया हुआ है। जो पुरुष शरीर होता है उसमें आचार्य सुश्रुत ने 500 पेशियों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्त्रियों में 20 पेशियाँ अधिक बताई गई हैं, अर्थात स्त्रियों में कुल 520 पेशियाँ बताई गई हैं। प्रत्येक स्तन में 5-5 अर्थात दोनों स्तनों में 10 पेशियाँ होती हैं। उनकी वृद्धि यौवन अवस्था में होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्त्रियों में 20 पेशियाँ जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं प्रत्येक स्तन में, मतलब प्रत्येक स्तन में 5-5 जो पेशियाँ होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, इसलिए टोटल 10 पेशियाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा होती हैं, जिनकी जो ग्रोथ होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पर होती है। फिर अपत्य मार्ग में 4 पेशियाँ होती हैं, 2 अभ्यंतर होती हैं और 2 मुखाश्रित तथा वृत्ताकार होती हैं। गर्भ क्षेत्र में 3 पेशियाँ होती हैं, शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 पेशियाँ होती हैं। तो ऐसे अगर हम इनको सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 पेशियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि ये 10, ये 4 और ये 3 और 3 6, तो टोटल पेशियाँ जो हैं 20 हो जाएंगी। फिर हम स्त्रोतस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आर्तव स्त्रोतस होता है। 11 युग्म अभ्यंतर स्त्रोतसों में से एक युग्म अर्थात 2 आर्तव स्त्रोतस होते हैं। ठीक है, मतलब हमने देखा था कि पेयर्स में स्त्रोतस बताए हुए हैं, तो 11 युग्म अभ्यंतर स्त्रोतसों में से अगर हम एक देखें तो एक आर्तव स्त्रोतस होता है जो पेयर में प्रेजेंट होता है। इनके मूल गर्भाशय आर्तववाही धमनियाँ होती हैं। तो जो आर्तव स्त्रोतस के मूल होते हैं वो गर्भाशय होता है और आर्तववाही धमनियाँ होती हैं। इसका वेद होने पर बंध्यत्व, मैथुन, असहिष्णुता एवं आर्तवनाश लक्षण होते हैं। आचार्य चरक ने गर्भ प्रकरण में स्त्रोतस का वर्णन किया हुआ है। फिर स्तन्यवाह स्त्रोतस अगर हम देखें तो स्त्रियों में पुरुष से 3 बहिर्मुख स्त्रोतस अधिक माने गए हैं। 2 स्तनों में एक स्तन्यवाह स्त्रोतस होते हैं। एक रक्तपथ अर्थात रक्त रज का वहन करने वाली योनि में
इनके वेद होने पर स्तन रोग, स्तन्य क्षय, स्तन्य नाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्त्रियों में पुरुष से 3 बहिर्मुख स्त्रोतस अधिक माने हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्त्रियों में पुरुष से 3 बहिर्मुख स्त्रोतस एक्स्ट्रा माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्तनों में एक एक होते हैं और एक रक्तपथ होता है। इनका वेद होने पर क्या होता है कि स्तन्य व स्त्रोतस का अगर वेद हो जाता है, पंचर या रप्चर हो जाते हैं वो, तो स्तन्य रोग हो जाता है, स्तन्य क्षय, स्तन्य नाश आदि आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है।